तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर जो लीजेंड 20 कंपनी हैं जो अपने फ़ोन बेच रही हैं, चाहे वो कीपैड सेक्टर में हो या चाहे वो स्मार्टफोन सेक्टर में, उन सभी की बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो मेरा नाम है पीसी, आप देख रहे हैं टेक चौपाल। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। तो सबसे पहले हम कीपैड सेक्टर की बात करें तो कीपैड सेक्टर है वो सबसे सेफेस्ट सेक्टर है, और ये कीपैड सेक्टर है वो लगभग कंपनियां हैं वो उन लोगों के लिए फ़ोन बनाती हैं जो इस मार्केट के अंदर स्मार्टफोन कभी यूज ही नहीं किया। भारत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया, उन्होंने कीपैड ही यूज़ किया है और वो आगे भी अपनी ज़िंदगी में कीपैड ही यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करके भारतीय मार्केट में कम से कम 10 कंपनियां ऐसी हैं जो कीपैड फ़ोन बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ओनली और ओनली कीपैड सेक्टर में ही है, वो स्मार्टफोन सेक्टर पे भी है, लेकिन उनका ध्यान सीनियर सिटीजन और ऐसे लोगों के साथ है जो बेसिकली अपने जीवन के अंदर बात करना चाहते हैं और वो ज़्यादा फ़ोन के साथ इंटरेक्ट भी नहीं रखते। बस फ़ोन से बात की, किसी का मैसेज आया तो उसे रिप्लाई किया और बस दैट्स ऑल, उनका काम समाप्त हो गया। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने वाली कंपनियों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है सैमसंग का। अब सैमसंग का नाम आए और फिर नोकिया का नया आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो नोकिया भी कीपैड सेक्टर में है लेकिन वो स्मार्टफोन सेक्टर में भी है। इसी के साथ टेक्नो, माइक्रोमैक्स, लावा, लाइफ, इन्फिनिक्स, मोटोरोला ऐसी एक कंपनियां हैं वो कीपैड फ़ोन भी बनाती हैं। खासकर एक कंपनी ऐसी भी है जो स्मार्टफोन में अपना अलग नाम से फ़ोन बेचती है और कीपैड सेक्टर के लिए उसने अलग ही एक सेक्टर बना दिया, उन्होंने एक अलग ही कंपनी बना दी और वो कंपनी है रियलमी। तो रियलमी की सब कंपनी है डिजो के। तो डिजो है वो स्पेशली स्मार्टफोन नहीं बनाती, वो रियलमी की सब कंपनी है और वो स्पेसिफाई कीपैड सेक्टर में ही काम करती है। इसके अलावा कीपैड सेक्टर के अलावा वो साथ में केबल, ईयरबड्स, ईयरफोन और चार्जर ये सब है वो एक साथ मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो रियलमी की सब ब्रांड कंपनी डिजो है वो अभी पीछे ही 2-3 साल पहले लॉन्च हुई थी और कीपैड सेक्टर में उनका बहुत अच्छा नाम है। अब कीपैड सेक्टर का तो कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं था, लेकिन स्मार्टफोन में जैसे आते हैं तो ये 20 की 20 कंपनियां हैं वो स्मार्टफोन सेक्टर में भी है। तो स्मार्टफोन सेक्टर में बेसिकली 20 कंपनियां हैं जिसमें मैं आपको 10 टॉप कंपनियां हैं उनका बेसिकली मोटो क्या है वो और किस लिए वो फ़ोन बनाती हैं, इसलिए उनके 1 बाय 1 बात करेंगे इस वीडियो में। आपने अपनी ज़िंदगी में जब समझ पकड़ी तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, नोकिया। और नोकिया कीपैड सेक्टर में ही बच गया है। अब उन्होंने स्मार्टफोन सेक्टर में फ़ोन तो बनाते हैं लेकिन उनके स्मार्टफोन है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे और इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं रहते। उनके अंदर जो प्रोसेसर है और वगैरह सारी स्पेसिफिकेशन है वो एक बेसिक स्पेसिफिकेशन ही रह गई और इस कारण वो अपना जो यूजर बेस था वो उनका घट गया है और अब उनका ध्यान है वो एक स्पेसिफाई कीपैड सेक्टर में ही बच गया है। अब नोकिया का नाम सुना है और सैमसंग का नाम नहीं सुना है, ये हो नहीं सकता। तो सैमसंग है वो बेसिकली कीपैड सेक्टर से लेके और फ्लैगशिप लेवल तक के फ़ोन बनाती है। वो अपनी बेसिकली 4 सीरीज़ के साथ अलग अलग लोगों को टारगेट करती है। तो बात करें उस 4 सीरीज़ की तो पहली आती है एम सीरीज़, एफ सीरीज़, ए सीरीज़ और फिर एस सीरीज़। तो मैं इन चारों सीरीज़ के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो किन किन लोगों को टारगेट कर रही है। तो एम सीरीज़ से बेसिकली है वो 30,000 के नीचे बजट वाले लोगों को, यानी जो स्टार्टिंग रेंज का बजट है उसको टारगेट करती है सैमसंग एम सीरीज़ से। एम सीरीज़ है वो अमेजोन के लिए बना हुआ है, इसलिए एम सीरीज़ का फ़ोन है वो आपको अमेजोन पर ही मिलेगा। इसके अलावा एफ सीरीज़ है वो एफ सीरीज़ फ्लिपकार्ट के लिए बनी है। एम सीरीज़ और एफ सीरीज़ है वो स्पेसिफाई पैरेलल चलती है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना ही है कि एम सीरीज़ है वो अमेजोन पे मिलती है, एफ सीरीज़ है वो फ्लिपकार्ट पे मिलती है। बाकी की सारी स्पेसिफिकेशन है वो ऑल ओवर बराबर ही रहती है। तो बात करें तो बेसिकली शोरूम पे या फिर आपको जो रिटेल शॉप्स हैं उन पे मिलेगा। तो ए सीरीज़ है वो एम सीरीज़ और एफ सीरीज़ के पैरेलल तो है, लेकिन वो उसके लिए कुछ प्रीमियम चार्ज भी करते हैं। तो आपको एम या एफ सीरीज़ का फ़ोन है उससे ए सीरीज़ का फ़ोन महंगा मिलेगा और वो डिफरेंस है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वो 5,000 के लगभग 7,000 के लगभग भी पहुंच जाता है। तो ए सीरीज़ का फ़ोन है वो बेसिकली आपको ऑफलाइन मार्केट में ही मिलेगा। तो अब लास्ट जो इसकी सीरीज़ है सैमसंग की वो एस सीरीज़ बची है। एस सीरीज़ का फ़ोन है वो आपको ऑफलाइन मार्केट से लेके ऑनलाइन स्टोर
और सब जगह वो उपलब्ध होगा। और वो इससे टारगेट करना चाहते हैं अपने जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन बनाने में। तो फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है वो हाई एंड लोगों के लिए प्रीफर है और वही उनको खरीद पाते हैं। फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन की रेट है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक रहती है। 2018 में सैमसंग ने पहला अपना एक प्रयोग किया था कि वो फोल्डिंग फ़ोन लेके आए थे। बाजार में कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं था जो उस फोल्डिंग फ़ोन पे काम भी कर रहा था। सैमसंग ने उस टाइम फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च कर दिया था। तो अब सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन की बात करें तो फोल्डिंग फ़ोन की रेट है वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के लगभग रहती है। और उसका जो हाई एंड मेमोरी ऑप्शन है उसको आप अगर लेते हैं तो वो 2 लाख या 1,75,000 के लगभग पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपने सैमसंग का नाम आज की दुनिया में सुन रखा है और एप्पल का नहीं सुना है, तो भाई साहब आपने क्या सुना है। मेन आज के मार्केट में बोलबाला ही एप्पल का ही है। तो एप्पल है वो बेसिकली अपनी साल में एक इवेंट है वो अगस्त सितंबर के लगभग लॉन्च करता है। इस इवेंट में एप्पल है वो अपना एक फ्लैगशिप सीरीज है वो आगे की लॉन्च कर देता है। जैसे अभी पीछे सितंबर गुजरा है, इसके अंदर एप्पल ने अपना आईफोन 15, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और 15 प्लस है वो लॉन्च किए थे। अब इसी के साथ एप्पल का ये नहीं है कि वो 1 लाख और 1.5 लाख के फ़ोन बनाते हैं तो वो बेसिकली इसी सीरीज़ के साथ है। लेकिन जो उनकी पुरानी सीरीज़ हो जाती है जैसे आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, इनकी प्राइस है वो 10 हज़ार के तोड़ के, और उनके जो ये आईफोन 12, आईफोन 13 है वो आपको आज की मार्केट में 30 से 40 हज़ार के लगभग मिल जाएंगे। तो एप्पल वैसे टारगेट तो प्रोफेशनल लोगों को ही करता है, लेकिन वो उसकी सीरीज है वो पुरानी वाली सीरीज को कंटिन्यू रखने के कारण उसकी जो प्राइस बैंड है वो 30 हज़ार से लेके 2 लाख तक पहुंच जाता है। और आज के मार्केट में बोलबाला ही एप्पल का ही है। सब लोग एप्पल की तरफ भाग रहे हैं, सबको कैमरा चाहिए, सबको एक वीडियो शूटिंग करके और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। तो एप्पल के अलावा आपको दूसरा कोई ऐसा नाम नहीं मिलता कि उस पर आप ध्यान दें और वीडियो रिकॉर्डिंग का नाम लें। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर एप्पल ने अपना एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर रखा है। तो एप्पल के फ़ोन है वो प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएटर के लिए है, वो चाहे इंस्टाग्राम के लिए हो, फेसबुक के लिए हो, या वो फिर यूट्यूब के लिए। तो ये भारतीय बाजार में जो स्मार्टफोन कंपनियों वाली सीरीज़ है वो आपको कैसी लगी, ये आपको हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो अभी मार्केट में हम कुछ और फ्लैगशिप फ़ोन की कंपनियों के बारे में बात करें तो गूगल है वो अपना एंड्रॉयड ओएस तो रखता ही है, लेकिन उसके साथ वो स्मार्टफोन कंपनी के अंदर भी काम करता है। और गूगल के फ़ोन है वो आए साल नवंबर के महीने के लगभग है वो लॉन्च होते हैं। कभी वो अक्टूबर में हो जाते हैं, कभी वो सितंबर में हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सितंबर से लेकर नवंबर का महीना है, इसके अंदर गूगल है वो अपना एक फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करता है। इसी के साथ जो पुराने फ़ोन हैं उनका भी वो चलन बाजार में रखता है, जिसके कारण गूगल का जो प्राइस बैंड है वो 30 हज़ार से लेके 1 लाख तक पहुंच जाता है। भारतीय बाजार की बात करें तो भारतीय बाजार में इनके जो मेन सिटीज़ हैं उनके अंदर ही इनके सर्विस सेंटर नहीं है। तो छोटे मोटे मार्केट और रूरल एरिया के आसपास तो इनके सर्विस सेंटर होने की हम बात ही नहीं कर सकते। तो गूगल है उनका एक अलग फैन बेस है और उनके यूज़र हैं वो फिक्स है, वही उनके फ़ोन यूज़ करते हैं। इसके अलावा टीयर 1 और टीयर 2 की सिटी है वहाँ पे गूगल है वो इतनी ज़्यादा पकड़ बना रखी है। लेकिन जैसे हम रूरल या सब सिटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे गूगल के सर्विस सेंटर नहीं है और इसके कारण वहाँ पे उनकी फैन फॉलोइंग भी नहीं है। उनके फ़ोन है वो आम लोग तो यूज़ करना भी नहीं चाहते। अब गूगल की बात कर ली और नथिंग की नहीं करें, ये हो नहीं सकता। जो टेक एंथुजियास्ट हैं उनको पता होगा कि 2 साल पहले ही नथिंग ने अपना पहला फ़ोन नथिंग 1 लॉन्च किया था और वो एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन था। उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन थी वो उस टाइम की टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन थी, लेकिन उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से थी, एकदम कम प्राइस के अंदर। लेकिन अगले ही साल नथिंग ने अगला अपना नथिंग फ़ोन 2 लॉन्च किया और उनकी प्राइस है वो लगभग 50-60 हज़ार के लगभग पहुंच गई। तो नथिंग फ़ोन के लिए जो नया ब्रांड है उसने इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी भी गेन की। अब ये बात नहीं है कि नथिंग ने ओनली और ओनली स्मार्टफोन सेक्टर और फ्लैगशिप लेवल पे काम किया है। उन्होंने अपने ईयरबड, चार्जर, केबल और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट हैं वो भी लॉन्च किए हैं, स्मार्टफोन। अब फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन की तो बात कर ली, लेकिन एंट्री लेवल के फ़ोनों का क्या, तो उनकी भी मैं आपको वन बाय सब बताऊंगा।
लेकिन उसमें सबसे पहले मैं एक कैटेगरी अलग से डिवाइड करता हूँ, वो है बीबीके ग्रुप्स। तो बीबीके ग्रुप के अंदर है वो लगभग 8 कंपनियां आती हैं, तो उनको मिला के एक बीबीके ग्रुप बनता है और उनके सारे फ़ोन हैं वो भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं। अगर हम हर दूसरे भारतीय की बात करें तो वो एक बीबीके ग्रुप के कंपनी का ही फ़ोन हाथ में पकड़ रखा होता है। तो चलो बात करते हैं इस वीडियो में बीबीके ग्रुप की। तो बीबीके ग्रुप के अंदर 8 कंपनियां आती हैं, रियलमी, ओप्पो, पोको, शाओमी, वीवो, आईकू, वन प्लस। तो बीबीके ग्रुप है वो एक चाइना बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर टोटल 8 कंपनियां आती हैं और उसको वो पूरे वर्ल्ड वाइड है वो लॉन्च भी रखते हैं। तो इसी 8 कंपनियों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले वन प्लस की बात करें तो वन प्लस जब मार्केट में आया था उस टाइम वन प्लस ने अपने टारगेट है वो फ्लैगशिप किलर फ़ोन के ऊपर रखा था। उन्होंने जिस प्राइस के ऊपर जो फीचर प्रदान किए थे वो दूसरा कोई फ़ोन नहीं कर सकता, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ वन प्लस है वो भारतीय मार्केट के अंदर पॉपुलर फ़ोन बन गया। उनका जो यूआई था वो बहुत ही शानदार यूआई था उस टाइम के अनुसार। अब अगली बात करते हैं शाओमी की, जिसे आप एमआई के रूप में भी जानते होंगे। तो शाओमी बेसिकली जब भारतीय बाजार में आया था तो वो एक एंट्री लेवल के फ़ोन के अंदर काम कर रहा था। बेसिकली 10-15 हज़ार का लगभग का जो मार्केट था उसमें उन्होंने पकड़ बढ़ाई और उन्होंने ऐसे ऐसे फ़ोन लॉन्च किए, ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन और ऐसे रैम और बैटरी के ऑप्शन दिए कि भारतीय बाजार में शाओमी है वो एक टाइम में सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचने वाली कंपनी थी। और इसी पकड़ को है वो शाओमी बरकरार रख रहा है। अब शाओमी ने अपना बेसिक लेवल का तो फ़ोन लॉन्च किया, लेकिन उन्होंने एक गेमिंग सेक्टर को टारगेट करने के लिए पोको को भी इंट्रोड्यूस किया। तो पोको बेसिकली एक सब कंपनी है और बीबीके ग्रुप की जिसका टारगेट है भारतीय बाजार में गेमिंग सेक्टर को पकड़ बनाने का। अब इसी तरह है ओप्पो और वीवो। ओप्पो और वीवो को आप जानते होंगे। अगर किसी कैमरे फ़ोन के बारे में बात आए तो ओप्पो और वीवो दो ही नाम आते हैं। ये दोनों फ़ोन हैं वो कैमरा फ़ोन के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ओप्पो ने अपनी कैमरा फ़ोन के रूप में पकड़ है वो खो दी है, लेकिन वीवो ने उतनी ज़्यादा पकड़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आज अगर किसी बच्चे से भी अगर पूछेंगे मुझे एक कैमरा फ़ोन चाहिए तो वो बात करेगा वीवो की। तो वीवो है वो अपने फ़ोन है वो लगभग 10,000 के लगभग से लेके और 70-80 हज़ार के लगभग का फ़ोन भी लॉन्च करते हैं। अलग अलग प्राइस बैंड में अलग अलग ग्राहकों को इनको पकड़ बना रखी है। वीवो के जो फोटोज़ होते हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए बेस्ट होते हैं। आपको उसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी होती, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं करनी होती, आप बेसिकली एक फ़ोटो खींची और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। तो ओप्पो और वीवो की जो बेसिकली मोनोपोली है वो कैमरा फ़ोन के रूप में जानी जाती है और वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। तो उसी फीचर को है वो वीवो और ओप्पो है वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखती हैं। अब वीवो ने भी अपने कैमरा सेक्टर के अंदर तो पकड़ बनाई, लेकिन उनकी गेमिंग सेक्टर में पकड़ नहीं थी। तो उन्होंने गेमिंग सेक्टर में पकड़ बनाने के लिए आईक्यू को साथ टाई अप किया या आईक्यू को इंट्रोड्यूस किया। आईक्यू बेसिकली एक गेमिंग फ़ोन है और आज के मार्केट के अंदर फ्लैगशिप लेवल पर भी अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आईक्यू ही बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आईक्यू ही एक गेमिंग फ़ोन का ऑप्शन है, इसके अलावा भी मैं आगे बात करूंगा और कंपनियां जो गेमिंग सेक्टर में काम करती हैं उनके बारे में। तो अभी हाल फिलहाल हम बीबीके ग्रुप की कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो बीबीके ग्रुप की अगली कंपनी है रियलमी। रियलमी का बेसिक टारगेट है कि एप्पल के जो फीचर हैं, एप्पल की जो डिज़ाइन है वो आपको सस्ती रेट पर प्रदान करना। तो आपने अभी मार्केट के अंदर देखा ही होगा कि रियलमी जो फ़ोन लॉन्च कर रही है वो एप्पल की कॉपी बनाती है और उसी तरह अपनी यूआई को भी डिज़ाइन करती है। वो डायनेमिक आइलैंड और पीछे जो 3 कैमरा आइलैंड दे रखे हैं वो सेम टू सेम एप्पल की कॉपी लगती है और आपको सस्ते प्राइस पर या सस्ते फ़ोन में एप्पल का मज़ा देती है। अब भारतीय बाज़ार में और भी कंपनियां हैं जो पुराने समय काम कर रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो या तो लुप्त हो गई या फिर वो मार्केट से चली गई। जैसे जियोनी के फ़ोन आते थे, वाईयू के आते थे। अब भारतीय बाजार में एक दो कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल तक ही उन्होंने पकड़ बना रखी है और बात करें कि वो हाल फिलहाल भी अपने अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च कर रही हैं। एक टाइम के लिए उनका पतन का टाइम था, लेकिन आज वो हैं वापस परवान पे हैं। तो ऐसी कंपनी का अगर बात करें और मोटोरोला का नाम ना है तो वो बात फिक्की है। तो मोटोरोला है वो बेसिकली एक टाइम के अंदर फ़ोन बाज़ार में लीड करती थी, लेकिन जैसे 4G आया और वो इस रेस में पिछड़ गई।
लेकिन वापस उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और हाल फिलहाल में ही मोटोरोला के फ़ोन है वो क्लीन यूआई बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। मोटोरोला अपने फ़ोन है वो सस्ते बजट में और बढ़िया स्पेसिफिकेशन के बंडल के साथ में आते हैं। तो मोटोरोला के फ़ोन है वो भारतीय बाजार में वापस दिखने लग गए हैं और अच्छी पकड़ बना रहे हैं। तो मोटोरोला है वो अभी बेसिकली उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो फ्लैगशिप फ़ोन है उनको कम प्राइस पे लॉन्च करें। तो बेसिकली फ्लैगशिप किलर फ़ोन है वो उनका लॉन्च करने का मोटिव है। अब हम स्मार्टफोन सेक्टर में ही गेमिंग सेक्टर की बात करें तो एक कंपनी का नाम आता है आसूस। आपने आसूस का नाम लैपटॉप ब्रांड में भी सुन रखा होगा और गेमिंग सेक्टर में भी है। आसूस के बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं गेमिंग के लिए। अगर एप्पल के बाद में किसी गेमिंग फ़ोन की बात करें और बेहतरीन गेमिंग फ़ोन की बात करें तो आसूस की टक्कर कोई दूसरा ब्रांड दे ही नहीं सकता। वो अपने फ़ोन में वैसे ही एरोडाइनेमिक डिज़ाइन और वेंट की डिज़ाइन रखते हैं कि उनका फ़ोन है वो गेमिंग करते हुए हीट ना हो और बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रदान करें। आसूस है वो बेसिकली एंड्रॉयड सेक्टर के अंदर स्नैपड्रैगन चिप का यूज़ नहीं करता, वो मीडियाटेक की चिप का यूज़ करता है क्योंकि मीडियाटेक जो चिप है वो गेमिंग सेक्टर को ही ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है और मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो गेमिंग सेक्टर में बहुत शानदार काम करता है, आपको बहुत ही स्मूथ गेम प्ले देता है। अगर आपको गेमिंग की ही बात करनी है तो मैं आपको सबसे पहला प्रीफर ब्रांड है वो आसूस है। आसूस की ROG सीरीज़ है वो गेमिंग को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। जैसे उनको फ़ोन को कूल करना है तो उनका लिए कूलर लॉन्च करना है, उनकी केबल है, उनके जो ROG के अंदर लाइट पैटर्न है वो सब गेमिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। तो गेमिंग सेक्टर में सबसे बड़ा किंग है वो आसूस है, लेकिन पीछे और कोई कंपनियां ज़्यादा पीछे नहीं है। जैसे आईक्यू है वो अपने गेमिंग के अंदर बहुत अच्छे फ़ोन बना रही है, पोको है वो गेमिंग सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे फ़ोन बना रही है। तो गेमिंग सेक्टर के अंदर 3-4 कंपनी है जो अपना नाम बना पाई हैं। अब आपको गेमिंग के अंदर फ़ोन चाहिए और आपका बजट टाइट नहीं है तो मैं आपको सबसे पहला सजेशन दूंगा आईफोन का, फिर आसूस का, आईक्यू का और पोको का। ये चारों लिस्ट वाइज या नंबर वाइज हैं वो मेरी तरफ से प्रीफर्ड हैं। आपका बजट टाइट नहीं है तो आईफोन लीजिए, अगर बजट टाइट है तो आईक्यू की तरफ जाइए। अगर आप फ्लैगशिप लेवल पे जाना चाहते हो तो ROG सीरीज पे जाइए, आपको गेमिंग के अंदर बेहतरीन मज़ा देगी। तो इन शॉर्ट हम कंपनियों के बारे में कंक्लूजन की बात करें तो आपका बजट टाइट नहीं है और बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहिए, फ्लैगशिप लेवल पर एक्सपीरियंस चाहिए तो एंड्रॉयड के अंदर सैमसंग और आईफोन के अंदर एप्पल आपको बेस्ट मज़ा देगी। अब मिड रेंज फ्लैगशिप की बात करें तो वहाँ आपको वीवो, आईक्यू, वन प्लस बेहतरीन मज़ा देगी। और अगर हम बात करें एंट्री लेवल की तो एंट्री लेवल पर इतने सारे फ़ोन हैं, इतने सारे फ़ोन हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको चूज़ करना होगा। तो नई साल पर आपको एक वीडियो मिलेगा कि कैसे मोबाइल सेलेक्ट करें, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, वो उस वीडियो में हमारी तरफ से रिकमेंड दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना और वहाँ पे आपको मदद होगी एक बेहतरीन फ़ोन सेलेक्ट करने में। तो याद रखना 1 जनवरी 2024 एक वीडियो आएगा जिसमें आप एक बहुत ही अच्छा फ़ोन सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको इस वीडियो से पहले पता था कि इन कंपनियों का कस्टमर बेस क्या है, इनका ध्यान किन किन कस्टमर के ऊपर है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में लिखें, मैं आपको वहाँ जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।